सुस्वागत। पिछली अवधि में मैंने राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती पाठ का प्रथम भाग को आपको बोध कर चुकी थी। उसमें मैं क्या क्या आपको समझाई थी और एक बार दोहरा कर अगला भाग देखेंगे। तो बच्चों, राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टापुरम में हुआ था और उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माள் और पिता का नाम चिन्नस्वामी अय्यर था। बचपन में भारती को सुब्बैया नाम से पुकारा जाता था और ये बहुत प्रतिभाशाली थे और उन्होंने अपनी 7 वर्ष के उम्र से ही कविता लिखना प्रारंभ कर चुके थे और अपनी 11 वर्ष के उम्र में उन्होंने कवि सम्मेलन में, राज दरबार के कवि सम्मेलन में भाग लेकर वहाँ के एक अपनी कविताओं से ऐसी छाप छोड़ी कि वहाँ के सभी उपस्थित कवियों ने चकित हो गए। इतना सब कुछ मैंने आपको पिछली अवधि में बता चुकी थी। तो अब अगला भाग देखेंगे। तो अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 27 निकालो, यानी पेज नंबर 27 निकालो। मैं पाठ पढ़ती हूँ, देखते जाओ। राजा ने सुब्बैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। यह उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था कि उन्होंने बहुत कम समय में संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उनके संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती थी। 1896 में उनका विवाह चेल्लम्मा के साथ हुआ। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही पिता का देहांत हो गया। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रमण्य पर आ गई। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस दौरान उनका लेखन कार्य जारी रहा। काशी का भारती के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनावा कब बदल गया इसका उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान भी बन गई। साहित्य और देश सेवा का भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। 1905 में बंग भंग आंदोलन का भारती के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बच्चों, आज की अवधि में इतना बस। तो अब इसी को एक्सप्लेन करती हूँ, सुनते जाइए। राजा ने सुब्बैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। तो ज्ञान की देवी कौन है बच्चों? यस, ज्ञान की देवी होती है सरस्वती। तो सरस्वती नाम की एक उपाधि है, वो है भारती। तो ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि यानी पद यानी सम्मान कहते हैं, उपाधि को टाइटल कहते हैं। तो यहाँ सुब्बैया यानी सुब्रमण्य को भारती नाम का एक टाइटल दे दिया, यानी पद दे दिया। वो है भारती ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि है, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपनी 11 वर्ष की उम्र में ही एक कवि सम्मेलन में आकर बहुत अच्छे से कविताओं को सुनाए। तो इनका ज्ञान देखकर इनको प्रशंसा करने के लिए यानी इनको उपाधि दी गई। उस उपाधि का नाम है भारती। तो यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। यह उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था कि उन्होंने
बहुत कम समय में संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। सिर्फ इन्होंने कविताओं को लिखना नहीं, इसके साथ साथ संगीत ज्ञान भी प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रतिभाशाली थे, तो इनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था। प्रतिभा का अर्थ होता है टैलेंट, यानी असाधारण योग्यता वालों को हम टैलेंटेड कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो इनकी बुद्धिमत्ता का ही यहाँ प्रभाव था और उन्होंने बहुत कम समय में, थोड़ी समय में ही उन्होंने क्या कर दिया, संगीत का ज्ञान भी अच्छे से प्राप्त किया था। The king honored his exceptional poetic skills and conferred upon him the title of the goddess Saraswati of knowledge, Bharati. It was because of his talent that he acquired a fine knowledge of music in a very less टाइम। तो बहुत कम समय में, वेरी लेस टाइम में इन्होंने संगीत का ज्ञान भी प्राप्त कर चुके थे। म्यूजिक इन ए वेरी लेस टाइम ही फाइन नॉलेज। तो इन्होंने का बहुत कम समय में ही संगीत का ज्ञान भी, यानी म्यूजिक का नॉलेज भी इन्होंने प्राप्त कर चुके थे। उनके संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती है। इन्होंने कितना जल्द, कितना अच्छा संगीत सीखा था, यह संगीत ज्ञान की झलक उनके लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती है। लयबद्ध का अर्थ होता है यहाँ लयताल से बंधी हुई। His knowledge about music got reflected in his rhythmic poems। तो वहाँ वो झलक, उसका रिफ्लेक्ट कहाँ पे दिखता है, उनके लयबद्ध कविताओं में दिखाई देता है, उनके रिदमिक पोएम्स में वो दिखाई देता है म्यूजिक का। 1896 में उनका विवाह चेल्लम्मा के साथ हुआ। तो उन्होंने विवाह हो चुके, कब विवाह हुए सुब्रमण्य ने, 1896 में। तो he got married to चेन्नम्मा in 1896। सुब्रमण्य भारती का पत्नी का नाम क्या है बच्चों? यस, सुब्रमण्य भारती का पत्नी का नाम है चेल्लम्मा। He got married to चेल्लम्मा in 1896। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही पिता का देहांत हो गया। जब इन्होंने 1896 में विवाह हुए, राष्ट्रकवि सुब्रमण्य भारती ने, इनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही सुब्रमण्य भारती के पिता का देहांत हो गया। His father died after 1 year of his marriage। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। बाप, यानी इनके पिता का देहांत होने से पहले माता का भी देहांत हो चुका था, यानी उन्होंने स्वर्ग सिधार चुकी थी। मदर हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो मदर यानी माता ने पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी, वो मर चुकी थी। अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रमण्य पर आ गई। तो देखो यहाँ सुब्रमण्य के माता और पिता दोनों का देहांत होने के बाद उनकी फैमिली यानी परिवार की जिम्मेदारी किन पर आ पड़ी? यस, उनकी परिवार की जिम्मेदारी सुब्रमण्य पर आ पड़ी। So the responsibility of the whole family lay upon सुब्रमण्य। तो वहाँ सुब्रमण्य पर पूरी फैमिली की यानी परिवार की जिम्मेदारी का अर्थ होता है यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके वो फैमिली की जिम्मेदारी सुब्रमण्य पर आ गई। पढ़ाई की चिंता, घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने काशी चले गए। तो यहाँ सुब्रमण्य भी विवाह हो चुके थे और उनके माता पिता नहीं थे, तो घर की जिम्मेदारी और उनकी आगे की पढ़ाई, ये सभी उन्होंने
निभाना था, इसलिए उन्होंने घर की जिम्मेदारियों के चलते और पढ़ाई की चिंता करते रहते उन्होंने काशी जाने का विचार किया। प्रेशर ऑफ स्टडीज एंड household responsibilities made him think of going to Kashi, and he went there for higher studies. He went to Kashi for higher studies. तो सुब्रमण्य भारती अपने उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा का अर्थ होता है हायर स्टडीज, तो उन्होंने हायर स्टडीज करने के लिए काशी चले गए। तो कहाँ चले गए सुब्रमण्य भारती ने अपने उच्च शिक्षा के लिए? सुब्रमण्य भारती ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी करना था और घर की जिम्मेदारियां भी निभाना था, इसलिए उन्होंने काशी चले गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक का अर्थ होता है यहाँ, तो हम SSLC जो लिखते हैं ना, उसी को यहाँ पहले मैट्रिक कहते थे। तो यहाँ इन्होंने काशी में ही क्या कर दिए, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने मैट्रिक यानी मैट्रिकुलेशन कहते हैं अंग्रेजी में से, तो मैट्रिक परीक्षा को यहाँ उन्होंने पास की। इन काशी ही पास्ड matriculation from Prayag University while studying हिंदी एंड संस्कृत। तो इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा में अभ्यास करते हुए, स्टडी करते हुए इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में यानी प्रयाग यूनिवर्सिटी में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। इस दौरान उनका लेखन कार्य भी जारी रहा था। तो सिर्फ इन्होंने पढ़ाई करने में नहीं, इनके कविताओं को लिखना यानी लेखन कार्य भी जारी रहा। His writing work continued during this period. During this period, his writing work is also continued. तो यहाँ इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना लेखन कार्य भी जारी रखा। काशी का भारती के जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनावा कब बदल गया इसका उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। तो इन्होंने यट्टापुरम से जब काशी चले गए तो काशी जाने के बाद उनके जीवन पर काशी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इनका पहनावा भी बदल गया। पहनावा का अर्थ होता है यहाँ वेशभूषा। ಅಟೈರ್ तो ವೇಷಭೂಷಾ ಉಡುಪು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ तो उसी को हम हिंदी में वेशभूषा कहते हैं। भारती का वेशभूषा यहाँ काशी जाने के बाद संपूर्ण बदल गया। तो उनको उसका एहसास भी नहीं हुआ कि कब इनका वेशभूषा इन्हें पहनावा बदल गया है। काशी left such an indelible effect on Bharati's life that he later this style of clothing became his identity। तो बाद में इनका क्लॉथिंग स्टाइल यानी इनका पहनावा ही इनका पहचान बन गया। पहचान का अर्थ होता है आइडेंटिटी। तो इनको उस वेशभूषा में देखते ही इन्हों भारतीय है कहकर पहचानने लगे। तो इनकी पहचान भी बन गई। बाद में यही वेशभूषा यही क्लॉथिंग स्टाइल उनका आइडेंटिटी बन गया। इतना प्रभाव पड़ा कि यहाँ भारती ने उनका पहनावा से उनकी पहचान बना लिया। साहित्य और देश सेवा का भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। भारती के मन में
साहित्य और देश सेवा की भाव यानी देश सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। सेंस ऑफ लिटरेचर एंड patriotism was deep rooted in his mind, deep rooted in his mind। तो उनके मन में कूट कूट कर भरा था। कूट कूट कर भरना इसका अर्थ होता है डीप रूटेड। तो बहुत गहरा, यानी बहुत उनमें उनके मन में अच्छे से बैठ गया था कि यहाँ देश सेवा और साहित्य के भाव का, साहित्य और देश सेवा का भाव उनके मन में कूट कूट कर भरा था। 1905 में बंग भंग आंदोलन का भारतीय के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन का भारतीय के कोमल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कोमल मन क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतीय की उम्र तब अभी बहुत कम थी। तो उस समय बंग भंग आंदोलन का गहरा प्रभाव भारतीय के मन पे पड़ गया। द बंग भंग मूवमेंट ऑफ 1905 left a deep impression on Bharati's young and delicate mind, young and delicate mind, कोमल मन, उनके कोमल मन पर वहाँ बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरह भारती के जीवन था। तो भारती एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और इन्होंने अपने देश के लिए और साहित्य के लिए बहुत सारा काम किया है। तो इस पाठ का अगला भाग अगली अवधि में देखेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आज का इस पाठ समझ में आया होगा। अगला भाग अगली अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।